वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश ने जो शासन किया था वो 1206 से 1290 तक किया था, ठीक है। जिसके बाद उसमें एक पहला शासक आता है जो कि उसका संस्थापक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद उसका एक गुलाम आता है। कौन? वो होता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इस इल्तुतमिश के बाद इसकी जो पुत्री होती है, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका होती है, वो दिल्ली सल्तनत पर राज करती है और वो 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या करती है? शासन करती है। अब इससे पहले हमने देखा था कि एक आराम साहब भी बैठता है, ठीक है। एक अयोग्य शासक बैठता है जो कि कौन होता है? इल्तुतमिश का पुत्र होता है, और वो अयोग्य होने के कारण क्या होता है? इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाता है। इसके बाद जो शासन करती है वो रजिया सुल्तान आती है, और जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है तो ये लाल वस्त्र पहनकर क्या करती है? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान होती है। अपने उत्तराधिकारी होने का क्या करती है? दावा करती है। इसके बाद जो शासक हमने देखा था वो था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह, जिसने 1240 से 1242 तक क्या करा? शासन करा। और उसके बाद आया कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने 1242 से 1246 तक क्या करा? शासन करा था। अब इसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1265 तक का राज करता है। पर इनके बीच में ये बहराम शाह की तो मृत्यु कर दी जाती है। ये क्या होता है? एक तुर्क नेता होता है। और नसरुद्दीन महमूद और अलाउद्दीन मसूद शाह तो एक नाम के शासन होते हैं, पर इस पे जो अधिकार कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है गयासुद्दीन बलबन। ये इसलिए शासन नहीं अपनाता अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर या फिर नसरुद्दीन महमूद को हटाकर, इसलिए शासन या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठता, क्योंकि क्या होता है, अगर ये बैठता तो क्या होता? जनता में विद्रोह हो जाता, और जल्द से जल्द क्या होता? गयासुद्दीन भी किसकी तरह? बहराम शाह की तरह मारा जाता, अलाउद्दीन मसूद शाह की तरह मारा जाता, ठीक है। अब एक नया शासन आता है। कौन आता है? गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1265 से 1287 तक क्या करता है? शासन करता है। अब ये भी क्या होता है? एक कुशल शासक होता है। किसकी तरह? कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह, इल्तुतमिश की तरह एक कुशल शासक होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं थोड़ा बलबन के बारे में। तो बलबन का सबसे पहले नाम जानते हैं। इसका जो मूल नाम था, या फिर बचपन का नाम कहें तो इसका नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। ये क्या था? एक इल्बरी वंश का था, अर्थात इल्बरी तुर्क था। ये भी एक तुर्क था जिसको जब सत्ता पर भेजा गया, जब दिल्ली सल्तनत पर भेजा गया, तो ये भी तुर्क नेताओं ने ही भेजा था इसे, ठीक है। इसलिए ये क्या भी था? ये क्या था? एक तुर्क नेता था और इल्बरी वंश का था, ठीक है। तुर्क नेता था, इल्बरी वंश का था। अब जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी 1236 से 1240 तक, तो रजिया सुल्तान के प्रति क्या हुआ था? एक षड्यंत्र हुआ था, जिसमें क्या करा था? कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी थी। अब जब रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी थी तो उस समय विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह में, उसी षड्यंत्र में कौन शामिल था? ये बलबन शामिल था। और कब हुआ था वो विद्रोह? हुआ था 1240 ईस्वी में, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये जब दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है तो ये वहाँ एक नए वंश की स्थापना करना चाहता है, ठीक है। नए वंश की स्थापना करना चाहता होता है, और एक नए वंश की स्थापना भी करता है, जो कौन सा वंश होता है? जो होता है बलबनी वंश। कौन सा वंश? बलबनी वंश। अपने ही नाम से क्या करता है? ये एक वंश चलाता है जिसे कहा बलबनी वंश। अब ये भी क्या होता है? एक तरह का गुलामी होता है। किसका गुलाम होता है? देखते हैं। तो क्या हुआ था? जब कौन थे? चंगेज खां, तुर्क नेता, जब किसके में ख्वारिज़्म में शाह गजनी में शासन कर रहा होता है, हमने देखा। तो ख्वारिज़्म शाह के साथ जब युद्ध होता है तो वो युद्ध में जो चंगेज खां होता है, मंगोल नेता जो चंगेज खां होता है, वो क्या करता है? गजनी से क्या करता है? इसको पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? बलबन को पकड़ लेता है, और क्या बना देता है? अपना गुलाम बना देता है। अब इसके बाद ये चंगेज खां क्या करता है? हमने देखा था जो गुलाम थे, गुलाम को क्या कराया जाता था? उचित शिक्षाएं दी जाती थी, उनको एक तरह से फरोख्त कराया जाता था, बेचा जाता था। तो उसी तरह जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वो क्या करता है? इसको गजनी में ही ख्वाजा जमालुद्दीन रहते हैं, वहीं के निवासी होते हैं गजनी के। कौन होते हैं? ख्वाजा जमालुद्दीन जो होते हैं, उनको क्या कर देता है? फरोख्त कर देता है, बेच देता है। और ख्वाजा जमालुद्दीन क्या करते हैं? इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह क्या करते हैं? उसको उचित शिक्षाएं देते हैं। तो
उसके बाद उसे उचित शिक्षाएं देने के बाद उसको कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। अब जब दिल्ली लाया जाता है तो उस समय क्या था कि ग्वालियर विजय कर रहा था। कौन? उस समय कौन ग्वालियर विजय कर रहा था? इल्तुतमिश जो था वो क्या कर रहा होता है? ग्वालियर की विजय कर रहा होता है। और ग्वालियर विजय से लौटने के पश्चात वो क्या करता है? इस बहाउद्दीन बलबन को, या फिर मैं कहूँ गयासुद्दीन बलबन को क्या कर देता है? अपना गुलाम बना लेता है। क्या बना लेता है? गुलाम बना लेता है। मतलब क्या करता है? ख्वाजा जमालुद्दीन से क्या करता है? खरीद लेता है। ठीक है। जब ये इसे खरीद लेता है तो एक तरह से ये क्या होता है? ये भी इसका गुलाम हो जाता है। किसका गुलाम हो जाता है? ये हो जाता है किसका? इल्तुतमिश का गुलाम हो जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश का क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है। कौन? गयासुद्दीन बलबन। अब देखते हैं जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा या उससे पहले धीरे धीरे ये कैसे दिल्ली सल्तनत के शासन पर विराजमान हुआ और उसकी उपाधि क्या क्या रही और या फिर पद क्या क्या रहा। ठीक है। सबसे पहले इसको जो पद मिला था वो मिला था खजदार का पद। ठीक है। खजदार का पद। अब इसको क्या था? इसको योग्यता से प्रभावित हुआ। कौन? इसकी योग्यता से। जब इल्तुतमिश ने इसे खरीदा तो इसकी योग्यता से क्या हुआ? वो प्रभावित हुआ और उसने इसे क्या करा? एक पद दे दिया। वो पद कौन सा था? वो पद था खजदार का पद। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं रजिया के काल में क्या हुआ। जब रजिया के काल में 1236 से 1240 में जब ये रजिया के शासन काल में था तो इसे एक और पद दिया गया, आमीर ए शिकार का पद। कौन सा पद? आमीर ए शिकार का पद। कौन सा पद दिया था? आमीर ए शिकार। ये मेनली क्या होता था? एक ऐसा पद होता था जो घुड़सवारी या फिर अन्य क्षेत्र में हाथी जो होते थे उन पे क्या करता था? उन पे देखता था। वो जो विभाग था, जो इसका विभाग था, तो वो विभाग क्या करता था? ये देखता था। तो वो विभाग किसको दे दिया गया? फिर गयासुद्दीन बलबन को दे दिया गया। अब इसके बाद इसको एक और पद मिला। वो कौन सा था? अस्तबल प्रधान का। और अस्तबल प्रधान को क्या कहा जाता था? आमीर ए आखूर कहा जाता था। क्या कहा जाता? आमीर ए आखूर। तो इसको आमीर ए आखूर जो पद मिला था, वो जब बहराम शाह सुल्तान बना, तो बहराम शाह जब सुल्तान बना 1240 से 1242 में, तो उस समय क्या हुआ? इसे आमीर ए आखूर पद दिया गया, अस्तबल प्रधान का पद दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पद की बात करते हैं। इसके बाद इसको जो पद दिया गया वो दिया गया उलुग खां या फिर नायाब ए मामलिकात। अब नायाब ए मामलिकात क्या था? नायाब ए मामलिकात जो ऐसा पद था, वो जो प्रधान होते थे, जो सेनापति होते थे, जो सेनाओं का प्रधान होता था, तो उन पे क्या करता था? या फिर जो दस्तावेज होते थे, मतलब सारी देख रेख जो करता था वो कौन होता था? नायाब ए मामलिकात होता था। और ये पद इसे कब मिला था? 1249 में। किसने दिया था? बलबन ने। ठीक है। किसने दिया था? बलबन ने। अब बलबन ने क्या करा था? जो बलबन ने क्या करा था? इसने क्या करा था ना, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। किससे करा था? नसरुद्दीन महमूद से क्या करा? इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था 1246 में। जब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद बैठा, तो इसने अपनी सत्ता लेने के लिए क्या करा? अपनी पुत्री से नसरुद्दीन महमूद का क्या कर दिया? विवाह कर दिया, जिससे कि इसके मरने के बाद या इसकी मृत्यु के बाद जो बैठ जाए गद्दी पर वो स्वयं बैठ जाए और कोई विद्रोह भी ना हो। तो उस समय इसे कौन सा पद मिला? उस समय इसे मिला नायाब ए मामलिकात का पद। कौन सा पद? नायाब ए मामलिकात का पद। अब जब इसने शासन कर रहा था तो इसके क्या था? एक राजतत्व सिद्धांत दिए। इसने क्या कहा? राजतत्व सिद्धांत दिए। इसने क्या कहा? जो सुल्तान का पद होता है वो क्या होता है? ईश्वर से प्राप्त होता है। ठीक है। और ऐसा होता भी था। ठीक है। सुल्तान का जो पद प्राप्त होता था वो क्या होता था? ईश्वर से प्राप्त होता था। क्यों कहा होगा? ठीक है। देखिए, बहराम शाह के बाद 1240 से 1242 तक बहराम शाह बैठा, फिर 42 से 46 तक का मसूद शाह बैठा, फिर 46 से 65 तक का स्वयं न बैठकर किसको बैठा दिया? नसरुद्दीन महमूद को बैठा दिया। और फिर विद्रोह न हो करके क्या खुद बन गया क्या? सुल्तान। और उसके बाद इसने कहा कि इतने पापड़ बेलने के बाद जब कोई बन रहा है सुल्तान, तो कहेगा ही सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद इसने एक और कहा कि सुल्तान का निरंकुश होना क्या है? आवश्यक है। क्या है? सुल्तान का निरंकुश होना क्या है? आवश्यक है। अब
इसने सुल्तान पर एक और बात कही, क्या बात कही? सुल्तान जो होते हैं, जो सुल्तान होते हैं वो पृथ्वी पर क्या होते हैं? ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। ईश्वर के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। मतलब ईश्वर द्वारा भेजे गए एक प्रतिनिधि, ईश्वर द्वारा भेजे गए क्या है? एक प्रतिनिधि है। तो उसको एक नाम दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया? नियावत ए खुदाई। क्या नाम दिया गया? नियावत ए खुदाई। किसको बोला गया? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान होता है और उसको क्या बोला? नियावत ए खुदाई। अब एक और बात कही इसने, कहा कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का क्या है? एक प्रतिबिंब है। मतलब ईश्वर द्वारा भेजे गए क्या है? एक उन्हीं का एक छाया है, परछाई है, ऐसा उसने बोला। किसने बोला? बलबन ने। और उसको इसने क्या नाम दिया? उसको इसने बोला था जिल्ले अल्लाह। क्या बोला? जिल्ले अल्लाह। मतलब स्वयं को ही क्या मानता था? स्वयं को ही नियावत ए खुदाई और जिल्ले अल्लाह मानता था। मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब और ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिबिंब और ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था, मतलब ईश्वर की छाया मानता था। एक ईश्वर द्वारा भेजा गया क्या? खुद को, मुझे ईश्वर ने भेजा है, ऐसा ही कहता था। कौन कहता था? बलबन। ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा था? सम्राट, ये इसने तो उपाधि पाई थी, वो सुल्तान की भी उपाधि पाई थी, लेकिन इससे सम्राट का जो पद था, जो सम्राट का पद था, उसको क्या करा? दैवी घोषित करा। क्या घोषित करा? दैवी घोषित करा। इसके बाद देखते हैं इसके जो शासन व्यवस्था है उसको थोड़ा समझते हैं। तो बलबन जो था उसने क्या कहा था? अपने शासन में एक तुर्कान ए चहलगामी जो किसने चलाया था? जो चलाया था इल्तुतमिश ने। अब ये तुर्कान ए चहलगामी क्या था? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो तुर्कान ए चहलगामी था वो क्या था? गुलाम 40, सुना था हमने, गुलाम 40 सरदारों, गुलाम सरदारों का एक विभाग बनाया था। जो क्या करता था? विभाग था, वह विभाग था जो गुलामों का एक विभाग हुआ करता था। तो उस विभाग को क्या करा? बलबन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये भी जानता था कि गुलाम की दशा क्या चीज होती है। ठीक है, क्योंकि गुलामी से रहकर आया होता है, इसलिए ये क्या करता है? तुर्कान ए चहलगामी या 40 गुलामों का सरदार, 40 सरदारों का गुलाम जो था उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे दैवी राजतत्व सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस शासक को दैवी राजतत्व सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है? तो जो बलबन था उसे क्या कहते हैं? दैवी राजतत्व सिद्धांत का क्या कहते हैं? प्रतिपादक कहते हैं। अब इसने एक नीति चलाई थी, वो नीति क्या थी? वो नीति थी रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति क्या थी? कि जो शत्रु था, इसमें दो चीजें थी। शत्रु अगर तुम्हारे साथ संधि कर रहा है तो संधि करो, अगर संधि नहीं कर रहा है तो सीधे उससे युद्ध करो और उसका रक्त बहाओ। तो रक्त व लौह की नीति, यह नीति थी। किसके उपलक्ष्य में थी? ये थी शत्रु के उपलक्ष्य में, कि शत्रु अगर तुमसे संधि करना चाहता है, तुम्हारे अधीन आना चाहता है, तो तुम उसको अपने अधीन लो। अगर नहीं आ रहा है तो सीधे तुम क्या करो? युद्ध करो। तो ये नीति किसने चलाई थी? ये नीति चलाई थी किसने? बलबन ने। इसके बाद इसने क्या करा था ना, मंगोल, उस समय क्या था? मंगोल का आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, जिसका नेता कौन था? चंगेज खा था। अब चंगेज खा से बचने के लिए इसने क्या करा? उत्तर पश्चिमी सीमा पर क्या करा? दुर्गों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? दुर्गों का निर्माण कराया, ताकि आक्रमण हो तो उसकी सत्ता जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो बची रहे। उसके जो क्षेत्र हैं, जो विजय क्षेत्र हैं, मुल्तान, सिंध, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र थे? मुल्तान था, सिंध था और लाहौर था। मतलब जितने भी अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान में क्षेत्र हैं वो क्या हुआ करते थे? उत्तर पश्चिमी सीमा हुआ करती थी किसकी? दिल्ली सल्तनत की। और इसी उत्तर पश्चिमी सीमा को बचाने के लिए उसने क्या करा? दुर्गों का निर्माण कराया और मंगोल से बचाने के लिए दुर्गों का निर्माण कराया। हालांकि मंगोल फिर भी आक्रमण करते हैं और उत्तर पश्चिमी सीमा को जीत लेते हैं, जिसमें इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। आगे इसकी बात करेंगे। तो इसने क्या था? एक त्योहार होता है, फारसी त्योहार होता है, वो होता है नौरोज। ठीक है, फारसी त्योहार होता है नौरोज। उसको क्या है? शान और शौकत से मनाने का मनाया गया। मतलब उसने क्या करा? शान और शौकत से नौरोज जो त्योहार था उसको मनाया गया। ठीक है, अब ये नौरोज था क्या? नौरोज जो होता है वो
फारसी, अगर फारसी की बात करूँ तो फारसी में ये नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसी प्रकार ये क्या थे, नौरोज को अपना क्या मानते थे, न्यू ईयर मानते थे। ठीक है, और ये जो त्यौहार होता था वो क्या था, प्रकृति के प्रति प्रेम के प्रति था। ठीक है, प्रकृति के प्रति प्रेम का एक त्यौहार हुआ करता था। कौन सा त्यौहार, नौरोज त्यौहार, जिसको बलबन ने शानो शौकत से मनाया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या करा, एक बरीद ए मुमलिक क्या करा, विभाग। ठीक है, बरीद ए मुमलिक क्या था, एक विभाग था, उस विभाग का क्या करा, गठन करा। और वो विभाग किससे संबंधित था, गुप्तचर विभाग से संबंधित था। ठीक है, जिस प्रकार हमारी भारत में रॉ या फिर आईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो कह लो या फिर रॉ कह लो, तो उसी प्रकार क्या था, इसने एक विभाग की स्थापना करी थी। और वो विभाग कौन सा था, वो विभाग था गुप्तचर विभाग, ताकि क्या हो कि कोई भी अगर विद्रोह करे तो उससे पहले क्या हो, इसको पता चल जाए। और इस विभाग का उसने इसलिए क्या करा था, निर्माण करा था। उसके बाद क्या था, इसने 2 रीति चलाई थी अपने शासनकाल में। क्या है, 2 ऐसी रीति चलाई जो किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, सिजदा और पाबोस। ठीक है, कौन कौन सी, सिजदा और पाबोस, मतलब सर झुकाकर बैठना। ठीक है, सर झुकाकर क्या करना, बैठना, मतलब बैठ जाओ सर झुकाकर, क्योंकि राजा है सामने। ठीक है, सामने क्या था, राजा। अब राजा जब महल में बैठा रहता था तो होता क्या था, राजा से बड़ा कोई नहीं होता था। इसका कहना था राजा से बड़ा कोई नहीं है, और उसके सामने चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो उसके सामने क्या है, सर झुकाकर बैठे रहना है, सिर्फ उसका आदेश मानना है। तो ऐसा किसका कहना था, बलबन का कहना था। और उसने यह रीति भी चलाई अपने शासनकाल में। उसने क्या चलाई, ये रीति चलाई अपने शासनकाल में कि जो भी शासनकाल में बैठेगा या फिर कहीं से भी राजा गुजर रहा होगा तो उसके सामने सब सर झुकाएंगे, नतमस्तक होंगे। उसके बाद दूसरी बात करता हूँ, तो दूसरी थी इसकी रीति कौन सी, पाबोस। कौन सी, पाबोस। तो पाबोस क्या था, पाबोस था पाँवों को चूमने की रीति। ठीक है, कौन सी थी, पाँवों को चूमने की रीति। अब जो बलबन था उसके क्या थे, 2 पुत्र थे। कौन कौन, एक था महमूद खां और दूसरा था बुगरा खां। ठीक है, कौन सा, एक है मोहम्मद खां और दूसरा बुगरा खां। अब होता क्या है, जब ये उत्तरी पश्चिमी सीमा में क्या होता है, दुर्ग का निर्माण कर देता है मंगोलों से बचने के लिए, फिर भी क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। कब, 1286 ईस्वी में क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। और उस समय जो सिंध होता है, मुल्तान होता है और लाहौर होता है, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा होती है, उत्तरी पश्चिमी सीमा थी मुल्तान, सिंध और लाहौर जो थी, वहाँ उसका क्या है, एक पुत्र शासन कर रहा होता है। और वो होता है कौन, वो होता है मोहम्मद खां। कौन होता है, मोहम्मद खां होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब 1286 ईस्वी में आक्रमण होता है मंगोलों का, तो होता क्या है, एक युद्ध होता है, किस किस के बीच, मंगोलों के बीच और मोहम्मद खां के बीच। ठीक है, मतलब इतने बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करने के बावजूद क्या करते हैं, मंगोल आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली सल्तनत की सत्ता को चाहते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो मंगोल जब आक्रमण करते हैं तो दोनों में जब युद्ध होता है, मोहम्मद खां में, जो कि बलबन का एक पुत्र होता है, तो बलबन के पुत्र मोहम्मद खां और मंगोल के बीच जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस समय मुल्तान, सिंध और लाहौर क्षेत्र क्या होता है, देख रहा होता है, और जो अभी कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी जो शासन था, जो मुल्तान, सिंध और लाहौर था, वहाँ क्या है, 2 विद्वान रहते हैं। कौन कौन से, अमीर खुसरो और अमीर हसन। जिसके बाद ये कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बलबन के पास। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बलबन के पास आ जाते हैं। और क्या होता है, अंततः 1287 में 1287 ईस्वी में क्या होता है, पुत्र विक्षोभ में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बलबन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद एक नया शासक आता है। कौन आता है, क्यूमर्स। ठीक है, जिसके बाद कौन आता है, क्यूमर्स आता है 1287 से 1290। हालांकि क्या होता है कि क्यूमर्स से पहले भी शासन आया होता है, लेकिन किताबों में क्या है, क्यूमर्स को दिखाया गया है। ठीक है, इससे पहले की कहानी क्या थी ये देखते हैं। तो क्यूमर्स से पहले क्या था, एक और शासक आया होता है, और वो कौन होता है, वो होता है कैकुबाद। कौन होता है, कैकुबाद। ठीक है, बलबन की जब मृत्यु हो जाती है 1287 में, तो क्या होता है, एक नया शासक आता है। वो कौन होता है, वो होता है कैकुबाद।
अब कैकुबाद क्या होता है, एक 18 साल की उम्र में बैठा हुआ एक शासक होता है, ठीक है। 18 साल की क्या उम्र में क्या होता है, शासन कर रहा होता है, कहाँ, दिल्ली सल्तनत पर। कहाँ कर रहा होता है, दिल्ली सल्तनत पर। अब इसी के काल में कौन आता है, एक सेनापति होता है। बलबन के ही काल में या क्यूमर्स के काल में क्या होता है, कैकुबाद के काल में क्या होता है, एक शासक होता है, एक सेनापति होता है, ठीक है। वो कौन होता है, वो होता है जलाउद्दीन खिलजी। कौन होता है, जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो क्या होता है, सेनापति होता है। किसके बारे में, कैकुबाद के, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये कैकुबाद जो होता है 18 वर्ष की आयु में 1287 में जब दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है, तो इसे एक बीमारी हो जाती है, लकवा मार जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये अयोग्य हो गया, ठीक है। कोई अगर अपने शरीर से पैरालाइज हो गया तो वो उड़ भी नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, अयोग्य शासक हो गया। तो उसी अयोग्य शासक के कारण क्या होता है, इसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया जाता है। और वो पुत्र कौन होता है, वो पुत्र होता है क्यूमर्स, ठीक है। और वो कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, सिर्फ 3 साल का एक पुत्र होता है, जो कहाँ बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अब जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो होता क्या है, जो जलाउद्दीन होता है, जो जलाउद्दीन खिलजी होता है, जो कौन होता है, सेनापति होता है, किसका, कैकुबाद का। तो वो क्या करता है, वो इस 3 वर्षीय पुत्र की, क्यूमर्स की, क्या कर देता है, हत्या करवा देता है, ठीक है। हत्या करवा देता है, ठीक है, कि ताकि विद्रोह भी ना हो और शासन भी इसे मिल जाए, सत्ता भी इसे मिल जाए। तो जलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, हत्या करवा देता है और दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। अब जलाउद्दीन जो खिलजी होता है ना, वो क्या होता है, एक 70 साल का बूढ़ा होता है। कौन होता है, 70 साल का बूढ़ा, मतलब 70 साल की उम्र में भी क्या होता है, सत्ता के लिए सोच रहा होता है। कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की। मतलब दिल्ली सल्तनत में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके लिए 70 साल का बूढ़ा भी क्या होता, तैयार था गद्दी शासन करने को, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की जब एक बैठता है दिल्ली सल्तनत में, तो ये क्या करता है, एक नए वंश की स्थापना करता है। वो वंश कौन सा होता है, खिलजी वंश होता है। और इसी खिलजी वंश को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, खिलजी क्रांति। अब खिलजी क्रांति क्यों कहा गया, ठीक है, खिलजी क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो शासक रहे थे ना, पहले तो हमने देखा कि उत्तराधिकारी थे, ठीक है, इसके मरने के बाद इसका पुत्र बैठता था। तो इस तरह से चलते आ रही थी वंश में। गुलाम वंश में क्या था, जैसे पुत्र के, पिता के मरने के बाद एक पुत्र को सत्ता मिल जा रही थी, या फिर जो उसका गुलाम था उसे सत्ता मिल जा रही थी। पर इसमें क्या था, ये क्या हुआ था, ये विद्रोह से हत्या के बाद क्या बैठा था, दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। और ऐसा होना भी वाकई है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, कहते हैं ना, राजनीति किसी की नहीं होती। तो वो क्या करता है, हत्या करता है। और उस टाइम ऐसा चलता हुआ आ रहा था कि एक की हत्या करो और सत्ता संभालो, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हत्या कर देता है। और उसके बाद एक नई क्रांति शुरू होती है जिसे खिलजी क्रांति नाम दिया गया। और खिलजी क्रांति कब से कब तक, 1990 ईस्वी से, कब से, 1290 से कहाँ तक, 1320 तक क्या चलती है, खिलजी क्रांति चलती है, खिलजी वंश चलता है, जिसमें 3 शासक रहे होते हैं। कौन कौन से, पहला रहा होता है जो इसकी स्थापना करता है, जलाउद्दीन खिलजी। दूसरा आता है अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा आता है कौन, मुबारक शाह खिलजी। जो जलाउद्दीन खिलजी होता है वो 1296 तक क्या करता है, शासन करता है, ठीक है, 1296 तक क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1316 तक क्या करता है, शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। यह भी खिलजी वंश का ही होता है। और अंतिम जो शासक रहता है वो रहता है मुबारक शाह खिलजी, जो 1320 तक शासन करता है, ठीक है। अब खिलजी वंश से संबंधित एक शासक था, पद्मावत देखी होगी आपने। तो पद्मावत में एक डायलॉग है, ठीक है, क्या डायलॉग है वो सुनते हैं कि दिल्ली सल्तनत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जिसकी तलवारों में दम होगा वही दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा। तो यही चीज़ जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, ठीक है, दिल्ली वंश के एक शासक की डायलॉग है ये। तो वही चीज़ हम आगे देखेंगे, आगे हम खिलजी वंश पे आएंगे और खिलजी वंश को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी आज की PDF के नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।